नमस्कार, मैं हूं कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं डीडी समाचार। आइए देश विदेश की तमाम खबरों से आपको कराते हैं रूबरू। अलीगंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर छापेमारी के दौरान ग्राम फतेहपुर सुखवासी के खेत के किनारे झाड़ियों में छिपकर अवैध हथियारों का निर्माण करते हुए एक अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं एक अभियुक्त मौके से फरार होने में कामयाब रहा। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 2 तमंचे 315 बोर, 1 जिंदा कारतूस 315 बोर, 1 जिंदा कारतूस 32 बोर, 8 खोखा कारतूस 315 बोर तथा भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए। सख्ती से पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि वह अपने फरार साथी के साथ मिलकर व्यक्तिगत लाभ के लिए अवैध शस्त्रों का निर्माण करके एटा, कासगंज, हाथरस, फर्रुखाबाद, मैनपुरी तथा आसपास के जनपदों में बेचने का काम करता है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना अलीगंज एटा में 174/2020 धारा 307, 188 और भादवी 175/2020 धारा 3/5/25/27 आर्म एक्ट दर्ज कर थाना स्तर से आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। जनपद एटा के थाना अलीगंज क्षेत्र में एक आरोपी को अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाते हुए पकड़ा गया है। उसके पास से 2 बने हुए तमंचे और आधे दर्जन से अधिक अधबने तमंचे, खराद की मशीन और तमाम अन्य औजार जो शस्त्र उपकरण से संबंधित हैं वो सब बरामद हुए हैं। उसका एक साथी मौके से फरार हुआ है, जिसकी तलाश में पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। बहुत जल्दी उसको भी गिरफ्तार करेंगे। इनके विरुद्ध 307 आईपीसी का और 3/25/27 आर्म्स एक्ट का मुकदमा थाने पर दर्ज किया गया है। इनको जेल भेजा जा रहा है। सर, ये जो असली बना रहे थे कि कहाँ खेत पहुँचाने थी और कहाँ नहीं सकता है? ये जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं इनसे काफ़ी सघन पूछताछ की जा रही है। आने वाले पंचायत चुनाव के दृष्टिगत ये अभी से तैयारी अपना शुरू कर रहे थे, जो इन्होंने अपनी प्रारंभिक पूछताछ में बताया है। काफ़ी डिटेल इंट्रोगेशन इनका पुलिस टीम कर रही है और उस इंट्रोगेशन में जो भी तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। चित्तौड़गढ़ के सेंगवा हाउसिंग बोर्ड में एक कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। पॉजिटिव मिला व्यक्ति, जो कि एक कार चालक है, 21 मई को महाराष्ट्र से बेगू के एक परिवार को लेकर आया था। वह परिवार पूरा पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद ड्राइवर का भी सैंपल भेजा गया, जो कि पॉजिटिव पाया गया। गनीमत यह रही कि उक्त व्यक्ति जो पॉजिटिव आया है उसे पहले से ही जिला प्रशासन ने क्वारंटाइन में रखा हुआ है। इसी के चलते प्रशासन को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। वहीं पॉजिटिव आने की सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन के अधिकारी व सदर थाना पुलिस सेंगवा हाउसिंग बोर्ड पहुंची तथा मकान मालिक सहित 8 लोगों को क्वारंटाइन किया गया। साथ ही वहां पर हाइपोक्लोराइड का छिड़काव भी करवाया गया। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ की बात की जाए तो 176 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। उनमें से 4 की मौत हो चुकी है। वहीं 150 रोगी रिकवर हुए हैं। उनमें से 133 रोगियों को उनके घरों के लिए रवाना भी कर दिया गया है। मात्र 27 रोगी ही हैं जो एक्टिव हैं। अब एक और आने से 28 रोगी जिले में एक्टिव हैं। चित्तौड़गढ़ में निरंतर कोरोना के संक्रमित ठीक हो रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में अब तक 175 रोगी सामने आ चुके हैं। 4 की मौत हुई है तथा ठीक होने के बाद 98 रोगियों को घर पर रवाना कर दिया गया है। वहीं 3600 रोगियों को सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा, पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव, अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकेश कलाल कपासन मार्ग स्थित निजी रिसोर्ट से उनके घरों के लिए रवाना किया। चित्तौड़गढ़ में अब 133 रोगी ठीक हो चुके हैं तथा अपने घरों को रवाना हुए हैं। चित्तौड़गढ़ में कुल 86 रोगी ठीक हो चुके हैं। 175 में से 4 की मौत के बाद 150 रोगी बिल्कुल ठीक हो गए हैं और अब मात्र 14 रोगी ही कोरोना से संक्रमित है। वायरस से बचाव के लिए रिगरस सैंपलिंग का काम चल रहा है। अब तक जिले में 7698 लोगों का सैंपल लेकर के टेस्ट में हमने भेजा है, जिसमें 175 लोगों का जो है पॉजिटिव सैंपल आया है। अच्छी बात यह है कि उसमें 150 लोग रिकवर कर चुके हैं। 4 लोगों की डेथ हुई है। मात्र 21 पॉजिटिव केस ही आज की तारीख में जिले में एक्टिव है। तो जिले में रिकवरी की रेट बहुत अच्छी है, बहुत तेज़ी से लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं। परंतु चिंता की बात यह है कि पिछले दिनों में जितने भी पॉजिटिव केस आए हैं वो सारे के सारे प्रवासी हैं जो बाकी राज्यों से जिले में आए हैं। इसलिए मैं जिले के सारे निवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी प्रवासी बाहर से आएँ उनका प्रभावी रूप से होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हो, इसमें वो प्रशासन की मदद करें, उन्हें सूचित करें, ताकि वो संक्रमित होने की दशा में भी जिले में, गाँव में, शहर में वो संक्रमण नहीं फैले। कौन से एरिया में संक्रमण था, कौन सा में शुरुआत में आया था, अब नहीं है, उसके आधार पर अब हमने जो है कल सुबह से कुल 45 वार्डों में से 26 वार्डों में कल सुबह से कर्फ्यू हटा रहे हैं। पर कर्फ्यू हटाने का मतलब ये नहीं है
कि लॉकडाउन और धारा 144 लागू है, उनकी शर्तों की पालना नहीं हो, सख्ती से उन शर्तों की पालना लागू होगी। अब क्योंकि लॉकडाउन 4 समाप्ति की ओर है, लॉकडाउन 5 में जो भी निर्देश होंगे ये तो तय है कि और खुलेगा और स्वतंत्रता मिलेगी। तो अब पुलिस की भूमिका जैसे शुरू में ज़्यादा थी, हमारे 1200 लोग सड़क पे थे, आपने नाके देखे होंगे, ज़िले की सीमाएं देखी होंगी, जहाँ कर्फ्यू लगा वहाँ देखा होगा। तो वो हमारा रोल अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है और इसमें अब लोगों को स्वयं बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, जिसमें मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, एक जगह पे एकत्र नहीं होना और ख़ुद का ध्यान रखना, ये वाली चीज़ें अब जनता को खुद अपने आप देखनी भी पड़ेंगी। एचजी मेमोरियल चिल्ड्रन स्कूल गली नंबर 9 वार्ड नंबर 39 रामपुरा बस्ती लालपुर बीकानेर में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए मेडिकल निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 105 व्यक्तियों की निःशुल्क जांच की गई व निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया। जांच दल बीचवाल डिस्पेंसरी के चिकित्सक दल ने अपनी सेवाएं दी एवं वार्ड पार्षद जितेंद्र सिंह भाटी, बीएलओ रंगाजी एवं राम सहाय, आदर्श स्कूल के संचालक दिनेश सिंह, एनडी ज्ञानदीप विद्यालय के संचालक मुकेश पांडे, श्री नामदेव पब्लिक स्कूल के संचालक मुकेश कुमार, एनएसएस इंस्टीट्यूट संचालक निजाम शेख ने अपनी सेवाएं दी। विद्यालय संचालक अब्दुल कादिर ने चिकित्सा दल के कुल 7 सदस्यों व वार्ड पार्षद व बीएलओ व अन्य स्कूल संचालकों को माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया। भीषण गर्मी में कोरोना वायरस महामारी के चलते पिछले कुछ दिनों से भिंड शहर व शहर से लगे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली दिन और रात अघोषित कटौती की जा रही है, जिसके चलते आमजनों को इन गर्मियों के दिनों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामले को लेकर बिजली विभाग के मुख्य अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। भीषण गर्मी से होने वाली बीमारियों और परेशानियों के बारे में बताकर जल्द से जल्द बिजली की समस्या का निराकरण करने की अपील की गई। महाप्रबंधक महोदय, वैसे भिंड शहर व शहर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित विद्युत कटौती शीघ्र बंद कराकर निर्बाध सप्लाई जारी कराने बाबत भिंड शहर व शहर से लगे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से अघोषित बिजली कटौती की जा रही है और आपको ज्ञात होगा कि इस समय कोरोना महामारी चल रही है और विद्युत विभाग आए दिन अघोषित लाइट कटौती कर रहा है, जिससे ऐसी भीषण गर्मी में कोरोना के साथ साथ कई गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा जनमानस लाइट न आने के कारण पीने के पानी के समस्या से भी जूझ रहे हैं। अतः इस ज्ञापन पत्र के माध्यम से श्रीमान से मांग करते हैं कि भिंड शहर व उससे लगे ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित विद्युत कटौती शीघ्र बंद करवाकर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध गति से विद्युत प्रदाय करने का कष्ट करें। अगर उक्त समस्या से 2 दिवस में निजात नहीं दिलाई गई तो आमजन के साथ विभाग का घेराव कर उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही श्रीमान सहित विद्युत विभाग कंपनी की होगी। जनपद पंचायत रहली के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुजौरा में वाटर हार्वेस्टिंग के लिए शासकीय नलकूप पर सुपर हिट का निर्माण किया गया। इस मौके पर स्थानीय सरपंच के द्वारा 100 किट की कार्यविधि की जानकारी दी गई। मौके पर मौजूद मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रहली पूजा जैन द्वारा अशोक पटकी के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की गई। साथ ही उपयंत्री मनरेगा के बेन के द्वारा सोफिट के फायदे और उसकी कार्यविधि के बारे में बताया गया। इसके साथ ही जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय दुबे द्वारा बताया गया कि यह प्रोजेक्ट ग्राम पंचायत में सही तरीके से कार्य करता है तो यह संपूर्ण जनपद पंचायत क्षेत्र में करवाया जाएगा। जो अभी इधर उधर बह जाता था, अब वो सीधा ढाल के सहारे चेम्बर पिट में आएगा और चेम्बर पिट के सहारे हमारे सर्किल में आएगा, जिस कारण से वाटर रिचार्ज बढ़ेगा। और उम्मीद है कि जो अभी तक के हैंड पंप मान के चले मई जून में बंद हो जाते वो लगभग 1 महीने तो और एक्स्ट्रा चलेंगे। थोड़ा सा मतलब वाटर लेवल बढ़ाने के लिए। ठीक। तो ये जैसे ग्राम पंचायत गुंजौरा में आप लोग इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के जैसे ले रहे हैं, तो इसको फिर शायद पूरी जनपद में लागू करने का जी हाँ, ये फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ है रहली से हमने। अगर ये सक्सेस होता है और सक्सेस है ही तो इसको पूरे जनपद रहली में मोबिलाइज करेंगे। हमारी सीओ मैडम करीब 4-5 दिन से बात चल रही थी कि अपन ऐसा हर पंचायत में नल लगे हैं, बड़ी बड़ी संख्या में नल लगे हैं जी। नल के आसपास में अगर अपन ऐसा सोखता वाला अगर अपन बनाते हैं जी, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें अपना रिचार्ज वाला भी होता रहेगा और पानी व्यर्थ नहीं जाएगा जी। गाय के लिए भी, जानवरों के लिए उपयोग में जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से हम लोगों ने शुरुआत आज गुंजौरा में की। गुंजौरा में एक बन के तैयार हो गया था, तो सीओ मैडम के साथ में आज हम सभी लोग, हमारे सब इंजीनियर भी हैं, सभी लोग यहाँ आए हैं और हम लोगों का यही उद्देश्य है कि पूरी रहली जनपद में इसी प्रकार के बनाए ताकि इसी मॉडल को लागू लागू किया जाए। इसको आज
यहाँ से लॉन्च हुआ है। दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा ब्लॉक में थाना प्रभारी और तहसीलदार ने ग्रामीणों की मीटिंग ली। ग्रामीणों की सहमति से एक दिन और बाजार बंद रखा जाएगा। इसके बाद ग्रामीण सप्ताह के 6 दिन कार्य और 1 दिन बंद के नियम का पालन करेंगे। इस मीटिंग में कोरोना सुरक्षा और धारा 144 के नियमों का पालन कर कार्य करने के सख्त निर्देश दिए गए और साथ ही गलती करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई की बात कही गई। आज ग्राम पंचायत नकुलना में पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि, व्यापारीगण और मीडिया के कर्मियों का मीटिंग था। ये स्वस्फूर्त था। इसमें मलकानगिरी, पड़ोसी जिला मलकानगिरी है उसमें, और जगदलपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शनिवार एवं रविवार को अपने मतलब स्वस्फूर्त सभी व्यापारियों ने बंद करने की सहमति दी है। नवपदस्थ कलेक्टर संजीव कुमार झा ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभिन्न विभागों के जिला प्रमुखों की परिचयात्मक बैठक लेकर विभागीय कार्यों तथा लक्ष्यों की पूर्ति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि सरगुजा संभाग मुख्यालय होने के कारण सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से गुणवत्तापूर्ण कार्य की अपेक्षा होती है। अपेक्षा में खरा उतरने के लिए अपने विभागीय कमियों को दूर कर लक्ष्यों को हासिल करें। कलेक्टर श्री झा ने बारी बारी से सभी अधिकारियों से उनका परिचय एवं वर्तमान में उनके विभाग द्वारा दिए गए लक्ष्यों तथा उनकी पूर्ति की जानकारी प्राप्त की और अधिकारियों को बेहतर कार्य निष्पादन हेतु आवश्यक मार्गदर्शन दिए। उन्होंने राज्य शासन के मंशा अनुरूप अन्य प्रदेशों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों को जिले में उनके कौशल दक्षता के अनुरूप काम मिल सके, इसके लिए प्रवासी श्रमिकों को स्किल मैपिंग हेतु सर्वे कराने के लिए श्रमिक विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। कलेक्टर श्री झा ने मानसून के पूर्व पेयजल शुद्धिकरण हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को पर्याप्त मात्रा में सोडियम हाइड्रोक्लोराइड की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खराब पड़े हुए सभी हैंडपंपों के सुधार कार्य में तेजी लाने तथा कुआं एवं ठोड़ियों की साफ सफाई एवं क्लोरिनेशन कराएं। अभी पूरे प्रदेश में कोरोना का जो संक्रमण है उससे निपटने के प्रयास हैं और सरगुजा में केसेस सभी आए थे तो इसके कारण रेड जोन है और इससे मुकाबला करने के लिए प्रशासनिक तौर पर स्वास्थ्य विभाग के साथ हम लोगों ने पूरी तैयारी की हुई है, जिसमें नए संक्रमण फैले नहीं, जो उनके जितने प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं उनको हम लोग ट्रेस कर सकें। मुख्य जोर इस पर है कि जितने भी हमारे सिम्टोमेटिक हैं उनको टेस्ट कर लें, जिनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं उनको हम लोग टेस्ट कर लें और कोई भी ऐसा सिम्टोमेटिक या प्राइमरी कॉन्टैक्ट वाला है वो बिना टेस्ट के और बिना इलाज के कहीं गाँव में वापस ना जाए। सर, श्रमिकों के बच्चों के लिए किस तरह की पहल की जा रही है उनकी पढ़ाई को लेकर? माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जो प्रवासी श्रमिक बाहर से आ रहे हैं और जिनके बच्चे हैं साथ में, तो ये नया हमारा जो शिक्षा का सत्र अभी प्रारंभ होगा उसमें उन बच्चों का अनिवार्य रूप से दाखिला कराया जाए। इसके लिए हम लोग हमारे जितने क्वारंटीन सेंटर्स हैं या जो लोग क्वारंटीन सेंटर में अपना क्वारंटीन अवधि पूरा करके गांव जा चुके हैं उनके बच्चों का सर्वे करवा रहे हैं और चिन्हित कर रहे हैं कि हमारे पास कितने बच्चे ऐसे हैं और उसको किस क्लास में हम लोग एडमिशन करवाएंगे। सर, रेड जोन और शहर में बेतासा भी क्या करेगा? रेड जोन में नियंत्रण रहना चाहिए और ऐसा हम लोग चाहते भी हैं, लेकिन यदि ऐसा है तो उसको हम लोग दिखाएंगे, उसको बेटर मॉनिटरिंग करेंगे, अच्छे से पेट्रोलिंग करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से सभी से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि ये हम लोगों को अपने भी आत्मसंयम रखना चाहिए कि हम जो फिजिकल डिस्टेंसिंग का है उसका पालन करें, उसके नॉर्म्स का। बाहर जब भी निकले तो मास्क लगा करके निकलें, सार्वजनिक जगह पर यत्र तत्र थूकने का काम न करें और अपनी बीमारी को छुपाए नहीं। बाहर से यदि आता है उसको लक्षण रहता है तो तत्काल डॉक्टर को या अपने निकटवर्ती उनको प्रशासन के जो आदमी है उसको सूचित करें। सर, स्कूल खोलने की बात सरकार कर रही है, क्या लगता है आपको कितना सही होगा ये निर्णय? क्योंकि छोटे बच्चे ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाएंगे और ना ही सैनिटाइजर का उपयोग कर पाएंगे। ये बहुत चर्चा करके और सारे बिंदुओं पर जिसका विमर्श करने के बाद ये निर्णय लिया गया है और जब स्कूल खुलेंगे तो इस तरह के सारे प्रिकॉशंस जितने भी एहतियाती कदम उठाने होते हैं सभी कदम उठाए जाएंगे ताकि बच्चों को, शिक्षकों को और उनके साथ जो वहाँ काम करने वाले रसोइया और बाकी लोग हैं उनको कभी किसी को भी दिक्कत होना हो। इसी तरह प्राइवेट स्कूलों के द्वारा फीस की वसूली शुरू हो गई है, काफ़ी ज़्यादा फीस बढ़ा दी गई, इसको लेकर क्या कदम है? आपके माध्यम से इसको बताया गया है कि मैं जिला शिक्षा अधिकारी को बुला करके इसमें देखूंगा कि कैसे क्या कर सकते हैं और यदि उनके द्वारा लॉकडाउन अवधि में जिसकी मनाही थी वो कर रहे हैं तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। राज्य गठन से पहले और उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी ने सशक्त जन नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। जोगी जी की प्रेरणा से ही मैंने राजनीति के माध्यम से जन सेवा की राह चुनी। उनका निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें आपसे साझा कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य के
प्रथम मुख्यमंत्री माननीय अजीत जोगी जी के निधन से हम स्तब्ध हैं। जोगी जी एक सशक्त प्रशासनिक दक्षता वाले राजनेता थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश के समय प्रशासनिक सेवा की नौकरी छोड़कर राजनीति में प्रवेश किए। तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी ने उन्हें तेंदुपत्ता नीति बनाने की जवाबदारी दी और जोगी जी ने पूरे प्रदेश का दौरा करके तेंदुपत्ता नीति का सहकारीकरण कराया, नीति बनाया। इसमें एक तो तेंदुपत्ता का हरा पत्ता बेचते समय उनको नगद भुगतान और साथ में तेंदुपत्ता को सहकारीकरण के द्वारा सरकार के द्वारा जब बेचने के बाद जो लाभांश होता है उसका बोनस के रूप में आदिवासी क्षेत्र में तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस दिला करके एक सकारात्मक और क्रांतिकारी निर्णय कराया। आज पूरे प्रदेश में उनको याद करते हैं। तत्कालीन मध्य प्रदेश में पटवा सरकार के समय कांग्रेस की सत्ता में वापसी के लिए उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ का पदयात्रा किया। पदयात्रा के दौरान सरगुजा जिले के लखनपुर से उनको हमने ज्वाइन किया। ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश अग्रवाल हुआ करते थे उनके निवास से, और हमने लखनपुर सरगुजा जिले से लेकर के बिलासपुर तक उनके साथ पदयात्रा किया। इन 7 दिनों के पदयात्रा में जोगी जी को बहुत करीब से जानने का, समझने का मौका मिला और उसी का प्रेरणा था कि हम राजनीति की तरफ प्रभावित हुए, आकर्षित हुए और राजनीति में आए। काफ़ी लंबे समय तक हम उनके साथ रहे। कई उतार चढ़ाव राजनीतिक दौर में हमने देखा। उन्होंने कभी भी असफलता से भयभीत नहीं होते, हमेशा परिस्थिति को प्रतिकूल होते हुए भी अपने पक्ष में कैसे मोड़ना है उनको बारीकी से मालूम था। आगे चल के छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री बने और 2003 में विधानसभा में आने का मौका मिला। हम उनके साथ लंबे समय तक काम किए। वो हमेशा कहा करते थे कि गरीब को न सताइए, जाति मोटी है, मरे हुए चाम से लोह भस्म हुई है। गरीब को कभी नहीं सताना चाहिए, कभी गरीब को परेशान नहीं करना चाहिए, हमेशा गरीबों का मदद करना चाहिए। आज भी विभिन्न मौक़ों पे हम उनके इन बातों को अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास करते हैं। जोगी जी में एक और बात थी कि वो स्पष्टवादिता को ज़्यादा पसंद करते थे। उसी का नतीजा रहा कि राजनीति में गुरु शिष्य का हम लोगों का हमेशा से संबंध रहा, और जब कांग्रेस से अलग हुए उस दौरान मैंने पहले से ही कहा था कि हम कांग्रेस से अलग नहीं होंगे। तमाम राजनीतिक उतार चढ़ाव के बाद भी कभी उन्होंने हमारे ऊपर दबाव नहीं बनाया। उनकी बात हमेशा अपने जहन में याद रहेगी।
राजनीति के इस दौर में कई घटनाक्रम ऐसे हुए जिसमें जोगी जी ने तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद फिर से सामान्य ट्रैक में आ जाते थे। मुझे याद है कि जब महासमुंद लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे और उनकी सड़क दुर्घटना में गंभीर चोट से स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी, बहुत ही क्रिटिकल हो गई थी। बावजूद उन्होंने उस सदमे से बाहर निकला, मौत को पछाड़ करके मौत और जीवन और मौत से संघर्ष में उन्होंने मौत को हराया। कई बार और उनके जीवन में इस प्रकार की घटना हुई, हर बार उन्होंने मौत को परास्त किया, परंतु इस बार जब वो अस्पताल में थे और हम देखने गए थे, उस समय लग रहा था कि इस बार भी वो जीवन और मौत के जंग में मौत को पछाड़ करके सामान्य रूप से फिर बाहर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हम इस घटना से बहुत स्तब्ध हैं, दुखी हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को, उनकी पत्नी को श्रीमती रेणु जोगी जी को, उनके पुत्र श्री अमित जोगी जी को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति। पर यूपी के चंदौली जनपद से है। वैश्विक महामारी कोविड-19 को लेकर जहां पूरा देश परेशान चल रहा है, वहीं शासन के द्वारा जनहित में लोगों की सुरक्षा को लेकर लॉकडाउन किया गया, जिससे लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रह सके। वहीं लॉकडाउन के कारण गैर प्रांतों से प्रवासी मजदूरों का अपने अपने गृह जनपदों में लगातार आने का क्रम जारी है। चंदौली जनपद में भी बाहर से मजदूरों के लौटने का क्रम बराबर जारी है। वहीं सरकार के द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए खाद्य सामग्री तथा अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया गया। सरकार के द्वारा प्रवासी मजदूरों को लेकर बराबर मॉनिटरिंग भी की जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर गैर प्रांतों से आए प्रवासी मजदूरों को सरकारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। यही वजह है कि बाहर से आए लोगों में काफी रोष व्याप्त है। बाहर से आए लोगों ने सरकारी सुविधाओं से वंचित होने का आरोप लगाया। हमारी समस्या, हम तमिलनाडु से आए हैं, यहाँ क्वारंटाइन का पालन हो रहा है, सरकार की तरफ से कोई सेवा नहीं मिल रहा है। घर से हम लोग का खाना पीना आ रहा है सुबह शाम, हम लोग क्या करें? सरकार कोई कुछ कर ही ना रहा है, चेक भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई दवा फवा भी नहीं छिड़क रहा है। इसी तरह हम लोग लवारिस के जैसा इसी स्कूल में रह रहे हैं। तो वही पैदल चल कर आए हैं और उसके बाद यहाँ पे सब कोई सुविधा मुविधा सरकार से नहीं मिला है और यहाँ पे कोई समस्या सब कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम लोग अपना बनाते हैं, अपना घर से आता है, गाँव वाले ने मिलकर कोई लोग खटिया मटिया सब दिए हैं और एक लोग सब हम लोग को सामान ला कर खिलाए पिलाए और कोई हम लोग को सुविधा उविधा नहीं मिल रहा है। सरकारी सुविधा कुछ नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमारे गांव के कुचाल से आए यहाँ पर क्वारंटीन सेंटर पर, तो देखिए बच्चे सब अपना शिकायत कर रहे हैं, किसी को कोई सुविधा मिला नहीं। सरकार ने घोषणा की है कि 1000